हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। जेई सीरीज का अगला टॉपिक अगला चैप्टर जो था ऑसिलेशंस, उसके सेकेंड पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहां पे हम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, साथ ही साथ डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड फ्री ऑसिलेशंस, रेजोनेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, या फिर मैं कह रहा हूं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, SHM कर रही है, वाइब्रेशन हो रही है, तो हम कैसे उसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसके लिए ना 5 स्टेप है जिसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रूव भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 स्टेप्स क्या क्या है देखते हैं। कि पहला स्टेप हमारे पास जो आता है कि लोकेट द मीन पोजीशन। तो पहले हमें क्या है कि अगर एक ऑसिलेशन हो रही है जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो उसकी ऑब्वियसली कोई एक मीन पोजीशन होगी। तो हमें पहले क्या करना है? लोकेट द मीन पोजीशन। ओके, नाउ गिव द सिस्टम अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट या फिर एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आप दे सकते हो। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या तो आप उसके पोजीशन से खेल सकते हो, या फिर वहां जहां से सस्पेंडेड है कुछ ऐसा करो कि उसमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, मतलब कुछ एंगल वो डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारा ये हो जाता है। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? फाइंड द रेस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क। टॉर्क क्यों? डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए टॉर्क। ठीक है, फॉर दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। Okay, now restoring force or torque must be directly proportional to the displacement and must be directed towards the mean position. ये एक कंडीशन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कंडीशन फेल हो रहा है तो SHM नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और क्या होना चाहिए? उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए, रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड किसकी? ऑसिलेशन की टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम कुछ इस तरह से लिखा सकते हैं, दैट इज T इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट x, मतलब डिस्प्लेसमेंट, बाई x डबल डॉट मॉड। x मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, x डॉट मतलब होता है dx dt। ठीक है, इसे हम डॉट लिखते हैं या फिर कहीं कहीं पे x डैश लिखा जाता है। अगर डबल डैश लिखा हो या फिर डबल डॉट दिया हो, इसका मतलब क्या है? 2 बार डिफरेंशिएशन। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मुझे क्या देगा? एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये क्या देता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का 1 बार डिफरेंशिएशन देगा वेलोसिटी, 2 बार डिफरेंशिएशन देगा एक्सेलरेशन। तो बहुत सारे जगह पे हम d2x dt स्क्वायर के जगह पे x डबल डॉट या फिर x डबल डैश लिखते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर आवर ईज, हमारे ईज के लिए, हमारा इजी होगा यहां पे पुट करने में, इसलिए हमने लिखा है। ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड से, अगर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे एंड रूट करेंगे, इस तरह से हमें मिल जाएगा क्या? टाइम पीरियड। और क्या कर सकते हैं? 2 पाई इंटू रूट अंडर थीटा बाई थीटा डबल डॉट। अब ये थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये किस केस में हो रहा है? जब हम उसे एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, जब उसमें एक रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो रही है, और इस तरह से हम उसकी टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स अगर फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं क्या? कि एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। 5 स्टेप्स नहीं, सिर्फ अगर 4 स्टेप भी फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। 5th स्टेप जो है वो बताता है कि टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे। तो अब हमने क्या
क्या पढ़ लिया, वो स्टेप्स को समझ लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखेंगे और उसके टाइम पीरियड को निकालने की कोशिश करेंगे, टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या है, स्प्रिंग एंड मास सिस्टम है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस मास को क्या किया गया, सपोज इसकी मीन पोजिशन यहाँ है, मैं इससे थोड़ा मूव किया एक्स डिस्प्लेसमेंट में और इसे छोड़ दिया। अब ये क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, ठीक है, इधर को जा रही है एक्स डिस्प्लेसमेंट, देन इधर को आ रही है वापस। समझ में आ रही है बात। इस केस में ये हमने देख लिया, पहला स्टेप हमने क्या किया, मीन पोजीशन को डिफाइन किया। दूसरा स्टेप क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया। अब हमें क्या करना है, रेस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना है। रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में क्या होती है, माइनस के एक्स। स्प्रिंग के केस में वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। और क्या हमें पता है, F इक्वल्स टू होती है मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज x डबल डॉट, ठीक है। फोर्स दिया है तो एक्सीलरेशन तो होगा मास इंटू एक्सीलरेशन x डबल डॉट। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या होगा कि ये जो है वी कैन सिंपली राइट mx डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। और यहां से मैं x डॉट की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, माइनस के बाई एम एक्स, ये मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड हमने क्या समझा था, दैट इज 2 पाई इंटू रूट अंडर एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स डबल डॉट, मतलब एक्सीलरेशन का मॉड, ठीक है। तो यहां पे एक्सीलरेशन हमारे पास क्या आया, माइनस एक्स बाई के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। अगर मैं इस पूरे की वैल्यू निकालना चाहूं, अच्छा चलो पूरे की वैल्यू की जरूरत नहीं, इसका मॉड क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट का मॉड, ये सिंपली आएगा के बाई एम एक्स। ये समझ में, मॉड मतलब क्या, नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो टी क्या आ गई, 2 पाई इंटू रूट अंडर एक्स बाई क्या आया, के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। एक्स एक्स विल कैंसिल आउट, टाइम पीरियड हमें कितना मिल जाएगा, 2 पाई इंटू रूट अंडर एम बाई के, ठीक है। समझ में आ गई। ये टाइम पीरियड किसकी निकल गई, पेंडुल सॉरी नॉट अ पेंडुलम, दिस इज अ स्प्रिंग एंड मास सिस्टम ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। अगर वही सिस्टम वर्टिकल मोशन कर रहा है तो क्या होगा, तो फिर से हमने मीन पोजीशन फाइंड किया, सपोज यहां तक, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट। सपोज करते हैं हमने वाई डिस्प्लेसमेंट इसे दिया है, ठीक है। वाई डिस्प्लेसमेंट देने के वजह से इसमें क्या आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गई। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ऑसिलेट करने लगी। मीन पोजीशन हमने फाइंड कर लिया कि ये रही इसकी मीन पोजीशन, सपोज कर लिया, ओके। अब देखो क्या हो रहा है कि इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, वो किसके बराबर हो रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो रहा है, के इंटू एक्स होता था, राइट। वो फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, इस तरफ है रेस्टोरिंग फोर्स, और इस तरफ क्या है भैया, तो इस तरफ इस मास इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी एम जी, वेयर आई हैव कंसीडर स्प्रिंग की मास जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं के F1 यानी रेस्टोरिंग फोर्स, दैट इज के इंटू एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इक्वल्स टू mg, ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। अब इफ F इज रेस्टोरिंग फोर्स, तो ये कब था, इक्विलिब्रियम के केस में था ऐसा, ठीक है। KL इक्वल्स टू mg, जब ये इक्विलिब्रियम पे पोजीशन पे था तब ऐसा हो रहा था। बट अब जब हमने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो फोर्स क्या हो जाएगी, रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, ये ऊपर की ओर जाएगी, और यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट अगर मैं दिया तो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट काम कर रही है, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो डिस्टेंस, अब देखो क्या हो जाएगा, जो फोर्स है के, एल के जगह पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एल प्लस वाई,
ठीक है, साथ ही साथ एक mg है नीचे की तरफ, उसके ऑपोजिट रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, सो वी कैन सिंपली नेग्लेक्ट माइनस mg। ये करेंगे तो हमें एक फोर्स का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया है, जैसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करते थे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, वही तो किया है। अब सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, KL प्लस KY माइनस mg। KL की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, दैट इज mg प्लस KY माइनस mg, प्लस mg माइनस mg will cancel out, restoring force will become KY, restoring force will become KY जब ये ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स अगर KY हो गई तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होती है, रेस्टोरिंग फोर्स C, या फिर फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन, सिंपली यार मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से हम KY इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन y डबल डैश डबल डॉट, दैट इज एक्सीलरेशन, राइट। अब देखो y डबल डॉट क्या आ गया, K बाई एम वाई। ठीक है, टाइम पीरियड को हम कैसे लिख सकते थे, 2 पाई इंटू रूट अंडर वाई बाई वाई डबल डॉट का मॉड। ठीक है, सो 2 पाई इंटू रूट अंडर वाई बाई वाई डबल डॉट क्या आ गया, K बाई एम इंटू वाई, वाई वाई विल कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा 2 पाई इंटू रूट अंडर एम बाई के, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। ठीक है, m बाई के आ गया हमारे पास, समझ में आ गई बात। बात करते हैं कपल्ड स्प्रिंग सिस्टम की। कपल मतलब कपल, देखो क्या है, दो स्प्रिंग्स हमने ऐसे लगाए हैं, एक की स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, एक की स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, जिसके साथ लगी है एक मास m, दोनों अलग अलग टाइप के स्प्रिंग्स हैं। अब इस मास को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कहां, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट दिया इसमें y। ठीक है, अब देखो चूंकि दोनों अलग अलग स्प्रिंग है, तो इस केस में क्या होगा, इस पे भी उतनी फोर्स लग रही है, इस पे भी उतनी फोर्स लगेगी, क्योंकि एक सीरीज में है, बट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कम या ज्यादा हो सकती है। फॉर द सेम फोर्स K1 की डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो सकती है, K2 की डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो सकती है। तो सपोज करते K1 में, K1 वाली जो स्प्रिंग है उसकी डिस्प्लेसमेंट है y1, K2 वाली जो स्प्रिंग है उसकी डिस्प्लेसमेंट है y2। सो y इक्वल्स टू जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो y1 प्लस y2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्स क्या होगा, फोर्स तो दोनों के लिए सेम है, F इक्वल्स टू माइनस KY1 और माइनस KY2, ये तो सेम है। सो यहां से हम लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू माइनस F बाई के, राइट, और K1, सॉरी दिस इज K1, दिस इज K2, अच्छा यहां पे मिस्टेक हो गया, K1 K2, और क्या लिख सकते हैं हम, y2 इक्वल्स टू माइनस F बाई K2। तो y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, यानी कि माइनस को कॉमन लेके हम लिख सकते हैं F बाई K1 प्लस F बाई K2। यहां से अगर फोर्स को भी कॉमन ले लिया जाए, सो माइनस F इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ठीक है, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इस केस में क्या हो जा रहा है, इस केस में क्या हो जा रहा है कि 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 को हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, दैट इज K1 प्लस K2 बाई K1 K2, और इसे हम नाम देंगे किसका, K इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। सो K इफेक्टिव इक्वल्स टू K1 प्लस K2 बाय K1 K2। ठीक है, सो K इफेक्टिव हम यहां पे लिख दिए। ठीक है, और इसे कहते हैं क्या, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और ऐसा कब हो रहा है, K1 प्लस K2 बाई K1 K2, यानी कि 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ठीक है, ऐसा कब हो रहा है, सॉरी,
ऐसा कब हो रहा है? जब ये सीरीज कनेक्शन में है, मतलब दो स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस केस में टाइम पीरियड क्या आ जाएगी? t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट अंडर m बाई के इफेक्टिव। ठीक है, अगर ऐसा पैरेलल के केस में हो तो मतलब दो स्प्रिंग्स हैं, एक की स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, एक की स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और यहां पे है मास m जिसे मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है y। अब क्या होगा? तो इसके केस में क्या हुआ कि दोनों में जो फोर्स है वो क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे F फोर्स लगाया तो इस तरफ लग रही है क्या? F1, इस तरफ लग रही है F2 बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, पर दोनों की डिस्प्लेसमेंट जो है वो y है। ठीक है, सो F क्या हो जा रही है? F1 प्लस F2, और ये F1 F2 क्या है? F1 क्या है? माइनस K1y, F2 क्या है? माइनस K2y। F को हम कैसे लिख सकते हैं? F1 प्लस F2 यानी कि माइनस को कॉमन लेके K1 प्लस K2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इस केस में इसे हम कहते हैं K इफेक्टिव फॉर पैरेलल कनेक्शन। और जब पैरेलली दो स्प्रिंग्स को लगाया जाए तो पैरेलल केस में स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होंगे, सीरीज के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? उसके रेसिप्रोकल होके ऐड होंगे। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल होके वो एडिशन होगा। समझ में आ रही बात? सो दिस इज K इफेक्टिव फॉर पैरेलल एंड दैट वाज K इफेक्टिव फॉर व्हाट? सीरीज कनेक्शन। इस केस में जो टाइम पीरियड आएगी T, दैट विल बी 2 पाई इंटू रूट अंडर m बाई K इफेक्टिव फॉर पैरेलल, मतलब m बाई K1 प्लस K2। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या अंतर हुआ? देखो यहां पे कि जो फोर्स है वो डिवाइड हुआ दोनों जगह पे, बट जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट y है, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट y है। ठीक है, इसलिए हम इस इक्वेशन के फॉर्म में इसे लिख पाए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात रह गई कि क्या है वो कि K इफेक्टिव जो है उसे हम KS लिख सकते हैं, यानी कि सीरीज, जो कि हम लिखेंगे 1 बाई KS करके। ठीक है, दैट मीन्स 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ठीक है, ये क्या है? इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, 1 बाई KS, S मतलब सीरीज, P मतलब पैरेलल था। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर इस टाइप का कोई सिस्टम है कि दो स्प्रिंग के बीच में एक मास है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, इसमें क्या चेंज होगा? देखो, ये जितना डिस्प्लेसमेंट मूव करेगी इस तरफ, उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये भी मूव करेगी इस तरफ। मतलब फिर से क्या है? डिस्प्लेसमेंट सेम, तो एक पैरेलल केस वाले जैसा हो गया। सो यहां पे F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। अगेन क्या हो रहा है? F1 क्या है? माइनस K1y। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट y है तो माइनस K1y प्लस, माइनस को कॉमन लेके K2y। ठीक है, तो फिर से आ गया क्या? माइनस K1 प्लस K2 इंटू y, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस K1 प्लस K2 इंटू y। ओके, अब इस केस में टाइम पीरियड जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, जैसे कि पैरेलल के केस में हो रहा था, क्या हो रहा था? 2 पाई इंटू रूट अंडर m बाई K1 प्लस K2। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या हो रहा है? ये भी पैरेलल केस के सिमिलर हो जाएगा। बात करते हैं अब एक सिंपल पेंडुलम की। स्प्रिंग का केस हमने समझा, अब हमारे सामने क्या है? एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस इमेज में बना हुआ है कि इतनी सी मैंने, कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग को एक थ्रेड को इस तरह से लिया है, और इसकी जो बॉब है इसे हमने कंसीडर किया है कि इसकी मास है स्मॉल m, और थ्रेड की जो लेंथ है इसे हमने कंसीडर किया है सपोज l। अब मैं क्या करूंगा? इसे ऑसिलेट होने के लिए छोड़ूंगा। कैसे? कि इसके मीन पोजीशन से मैं डिस्प्लेसमेंट दिया ये, और ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऑसिलेट हो रही है, मूव कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, और हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? इसकी फोर्स है, अगर ये इस तरफ है, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब है कि जिस तरफ
रिस्टोर होना चाहेगी। मैं यहाँ पे अगर छोड़ दूं इसे तो ये वापस से मीन पोजीशन को आना चाहेगी, इधर जाएगी तो मीन पोजीशन को आना चाहेगी। ठीक है, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो रही है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं एक पेंडुलम को लटका रखा हूं तो उसकी लग रही है क्या, mg। ठीक है, और ये तो इसकी लेंथ है, और हमने क्या कंसीडर किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो फोर्स लगेगी वो ये mg के कंपोनेंट फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है फोर्स। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स, और इस तरफ हमारे पास क्या है, अगर ये थीटा एंगल है सो दिस इज थीटा, तो ये हमारा mg cos थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा इधर। कौन सा वाला कंपोनेंट, अच्छा इसे लिखूं कैसे, मैं यहां पे लिखता हूं, चलो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा इधर, और इस तरफ क्या आएगा, mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। सो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू, मतलब जो रेस्टोरिंग फोर्स आई है वो किसके बराबर होगी, F इक्वल्स टू mg साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूं, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं mg साइन थीटा के बराबर। तो यहां से हम गौर से देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, साइन थीटा के, नॉट थीटा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं हो रही है। तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या समझा था, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ये समझा था कि फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, बट सिर्फ थीटा से प्रोपोर्शनल नहीं हो रही, साइन थीटा से प्रोपोर्शनल हो रही है। ठीक है, अच्छा इसकी माइनस भी अगर आप कंसीडर करते हो, माइनस कंसीडर करने से क्या आएगा, माइनस कंसीडर करने से क्या आएगा कि हम इसके डायरेक्शन को बता रहे हैं। ठीक है, चलो माइनस भी कंसीडर कर ही लेते। ओके, अब देखो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो रही है, लेकिन हम यहां पे एक कंसीडरेशन करते हैं। वो कंसीडरेशन क्या है कि हम जो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं थीटा, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज सिमिलर टू थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा की जो वैल्यू होगी थीटा के वैल्यू के बराबर होगी। ओके, तो इसीलिए हम फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास इनटू एक्सीलरेशन यानी कि my डबल डॉट, ये क्या हो जाएगा, फोर्स। अच्छा y क्या है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, y मतलब डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये जो मीन पोजीशन से ये पाथ मूव किया, दिस इज y, दिस इज y। और फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा, इस आर्क लेंथ को हम एक छोटा सा लाइन मान सकते हैं। फॉर दैट वी कैन राइट y इक्वल्स टू थीटा इंटू l। जियोमेट्री में पढ़े हैं ये बचपन में, राइट, जब इतने से, ठीक है, y इक्वल्स टू थीटा इंटू एल, ये हम लिख सकते हैं। सो यहां पे देखो, ये तो हमने समझ लिया डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखो उसी का डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज द एक्सीलरेशन, m इंटू वाई डबल डॉट इक्वल्स टू क्या हम लिखेंगे, माइनस mg साइन थीटा, बट साइन थीटा को हमने कंसीडर किया है थीटा फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, सो वी कैन राइट सिंपली माइनस mg थीटा। So m will cancel out, we will get y double dot equals to g theta, और हमें क्या पता है, y equals to theta l। ठीक है, ये पता है, तो टाइम पीरियड यहां से निकल जाएगा, क्या होती है 2 पाई इंटू रूट अंडर y बाई y डबल डॉट। ठीक है, y बाई y डबल डॉट का मॉड। अब देखो क्या आ गया, 2 पाई इंटू रूट अंडर y के जगह पे हम लिखेंगे थीटा l, इसकी जगह पे हम लिखेंगे g थीटा। थीटा थीटा विल गेट कैंसल्ड आउट, वी विल सिंपली गेट टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट अंडर l बाई g, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से, साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, राइट, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी, टाइम पीरियड घटेगा, लेंथ अगर बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। अब एक आती है हमारे दिमाग में सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम,
सेकेंड्स पेंडुलम क्या कहता है कि एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसकी टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, एग्जैक्टली 2 सेकेंड टाइम पीरियड है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो टाइम पीरियड की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूं, देखो यहां पे मैं सिंपल सेकेंड्स पेंडुलम का कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। 2 सेकेंड अगर टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी, जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इससे मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज 9 पॉइंट रूट अंडर 9.8 बाई इंटू 2/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू और नीचे क्या आएगा? एक पाई आएगा, ओके, इक्वल्स टू रूट अंडर एल। तो यहां से मैं अगर कैलकुलेट करूं तो मुझे एल की वैल्यू क्या मिलेगी? 9.8 बाई पाई स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट पाई यानी कि 3.14 का स्क्वायर करेंगे, यहां पे हमें कुछ आएगी दैट इज 93.3 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब अबाउट 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कि अबाउट 1 मीटर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सेकेंड्स पेंडुलम जिसकी टाइम पीरियड होती है 2 सेकेंड, उसे हम कहते हैं क्या? सेकेंड्स पेंडुलम, और उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, कितनी? 1 मीटर के आसपास होती है। यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक था कि यहां 93 नहीं 99.03 समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। ठीक है, 99 पॉइंट आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है सिंपली। ओके चलो, 1 मीटर के आसपास एक सेकेंड्स पेंडुलम की जो लेंथ है, लेंथ मतलब इसके स्ट्रिंग की लेंथ है, वो आ रही है। अच्छा, इस केस में हमने एक और चीज कंसीडर की थी कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब एक्सटेंड नहीं हो रही है और लाइट है। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग की कोई मास नहीं है। ये सारा चीज हमने कंसीडर कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सस्पेंशन है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। बट एक्चुअल में क्या ऐसा होता है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई थ्योरेटिकल वैल्यू ऑलवेज डिफर्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल वैल्यू। बात करते हैं पेंडुलम इन अ लिफ्ट में। अगर एक लिफ्ट में पेंडुलम को लगा दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगी? तो जब तक ये लिफ्ट रेस्ट पे है या फिर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर या नीचे जा रही है, तब तक तो टाइम पीरियड में कोई असर नहीं आएगा। मतलब जो टाइम पीरियड रहेगी दैट इज 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी, यही रहेगी। बट क्या होगा अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जाने लगे? सो तब क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक रिलेटिव एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगा। ये कब होगा? व्हेन लिफ्ट मूव्स अप विथ एक्सेलरेशन ए। या तो ऊपर मूव कर रही है एक्सेलरेशन से, या फिर रिटार्डेशन हो रही है नीचे की तरफ। दोनों केस में ये होगा। ठीक है, क्यों रिटार्डेशन में ऐसा हो रहा है? बहुत लोगों का क्वेश्चन आ जाता है। देखो रिटार्डेशन में सेम क्यों फॉलो होगा? अगर नीचे रिटार्ड हो रही है तो भले ही रिटार्डेशन हो तो दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो फिर हमने एक नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, राइट? माइनस है, उस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन जो आएगी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं व्हेन लिफ्ट मूव्स अप विथ एक्सेलरेशन ए, ये होगा। ओके, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउन विथ एक्सेलरेशन ए, तब क्या होगी? 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ये कब हो रहा है? व्हेन लिफ्ट moves down with acceleration a। अगर क्या हुआ कि ये जो लिफ्ट में जो डोरी लगी है वो टूट गई, ठीक है, तो लिफ्ट क्या होगा? फ्री फॉल, यानी कि एक्सेलरेशन इसकी कितनी हो जाएगी? जी के बराबर एक्सेलरेशन होगी, तो 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी माइनस जी। ठीक है, नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ, जी भी है, फ्री फॉल होने लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा? ये टर्म जीरो, तो ये टर्म जीरो यानी कि टी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होता है? नो ऑसिलेशन एट ऑल। इट सीम्स टू बी नो ऑसिलेशन। ऐसा कब होगा? व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी हो जाएगी।
फ्री फॉल के केस में। तो बात करते हैं अब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की। डैम्प्ड हार्मोनिक से भी पहले एक फ्री ऑसिलेशन की बात करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े इससे पहले तक वो सारे इसमें हमने कंसीडर किया दैट इज द फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या हो, जो बॉडी या सिस्टम है उसे हमने ऐसा कंसीडर किया है कि उस पे कोई और एक्सटर्नल डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने एक पेंडुलम को स्विंग किया, फोर्स दिया, तो उसमें ना तो कोई एयर फ्रिक्शन लग रहा है, ना ही उसके सस्पेंशन में कोई फ्रिक्शन है, ना ही उसके लेंथ और उसकी जो जहाँ पे स्ट्रिंग और उस बॉल की हुक लगी है ना उसमें कोई फ्रिक्शन है। तो इस वजह से क्या होगा, ये सारे चीजें हमने नेग्लेक्ट कर दी तो ये बस घूमती ही रहेगी, एसएचएम करते ही रहेगा। मतलब हर पॉइंट पे इसकी जो कर्व आएगी वो एक साइनोसॉइडल साइन वेव कर्व जैसी आएगी। बट क्या ऐसा होता है, जैसे कि मेरे पास वही पेंडुलम मैंने ले लिया है, अपना बनाया हुआ सस्ता पेंडुलम। ठीक है, इस पेंडुलम को अगर मैं ऑसिलेट करवाऊं तो ये क्या हमेशा ऑसिलेट करेगी? नहीं। देखो धीरे धीरे ये क्या हो रही है, रुक जा रही है। अभी ये ऐसा टाइम आ गया कि फिर से अपने मीन पोजीशन पे जाके ये रुक गई। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन, राइट। इस मेरे हाथ और इस स्ट्रिंग के बीच का फ्रिक्शन, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, राइट। तो जब ऐसा नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि ये जो पहले एम्पलीट्यूड थी ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ घटते जा रही है, एंड फाइनली एक पॉइंट आता है जहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाती है, जब ये ऑसिलेशन बंद हो जाता है। फ्री ऑसिलेशन के केस में क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो था वो कंजर्व हो रहा था। मतलब हर बार पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बट ऐसा नहीं होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में। एनर्जी जो है वो लॉस होते जाती है और धीरे धीरे ये रुक जाती है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को अगर हम समझे, डैम्प्ड ऑसिलेशन को कैसे समझ सकते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन इज आल्सो नोन एज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, रेफर टू ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन which the amplitude of the oscillation gradually decreases over time due to the presence of some dissipative forces or damping forces. Dissipative forces और damping forces मतलब जो इसे रोक रही है, डैम्प कर रही है, डैम्प करने में जो मदद कर रही है, ये बहुत तरह के फोर्सेस हो सकते। सो जो F हम लिखते थे, F इक्वल्स टू माइनस KX, इस तरह से हम फोर्स को लिखते थे, और F इक्वल्स टू माइनस KY इतने देर से लिखते आ रहे हैं हम, राइट। KY ये हम लिखते आ रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स को। तो इसमें एक और क्वांटिटी जुड़ जाता है दैट इज BV, और यहां पे B को हम कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, इसे मैं नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है। B को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो V है, ये B है, ये V है, ये क्या है, एक वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फोर्सेस जो इस जो पेंडुलम है या फिर कोई भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट में जो काम कर रही है, ऑपोजिट में काम कर रही है, तभी तो इसे रोकने में मदद कर रही है, राइट। सो दैट इज द फोर्स F, वेलोसिटी V। अब इस केस में अगर मैं y की इक्वेशन को लिखूं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को लिखूं, मतलब उनका, अच्छा पहले तो y का एक इस टाइप के अगर डैम्पिंग मोशन हो रहा है, यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, तो इस केस में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जो हमने पहले एसएचएम के केस में कंसीडर किया था, d2y dt स्क्वायर प्लस b dy dt प्लस ky इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स जब इसे y के लिए हम सॉल्व करेंगे तो उसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, राइट। y इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस bt बाई 2m साइन ओमेगा डैश t। ओमेगा डैश क्या है,
दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन ओमेगा डैश टी प्लस फाई नॉट, दैट इज द इनिशियल फेज। ओके, अब ओमेगा डैश को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, दैट इज रूट अंडर, अच्छा पहले के केस में जब फ्री ऑसिलेशन था तब ओमेगा इक्वल्स टू हो रहा था k बाई एम, हम जानते हैं, ठीक है। अब क्या हो रही है, मैं कह रहा हूं कि इसके एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते जा रही है और ये एक टाइम पे आके रुक जा रही है, इसका मतलब इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे कम हो रही है। वो फैक्टर हम कैसे देखेंगे, तो ऐसे देखेंगे, रूट अंडर k बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर बाई 2m का भी स्क्वायर, मतलब b बाई 2m का होल स्क्वायर। तो एक नेगेटिव, एक माइनस फैक्टर आ रहा है, राइट एक माइनस फैक्टर, एक नेगेटिव फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब क्या, हर एक टाइम पे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इतने टर्म से घटते जा रही है, कितने टर्म से, इतने टर्म से घटते जा रही है। फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ डैश इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई इंटू रूट अंडर k बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, ठीक है। तो ये था डैम्प्ड ऑसिलेशन का कंसेप्ट, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का मैं ग्राफ बनाऊं, मतलब इसके एम्पलीट्यूड का वेरिएशन दिखाऊं विद टाइम, मैं कैसे दिखा सकता हूं। सपोज मैंने वाई एक्सिस में कंसीडर किया एम्पलीट्यूड, ठीक है, और एक्स एक्सिस में रखा मैंने टाइम, ठीक है। तो पहले मैंने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया ये ऑसिलेट होने लगा, ठीक है। फिर से मैं एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूं, क्लियर हो जाएगा। ये था इसका मीन पोजीशन, ये मैंने दिया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड, और ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हो रही है। अब इसकी जो एम्पलीट्यूड है धीरे 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 कम होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये बिल्कुल ही रुक जा रही है। देखो ये टाइम आया, तो इसके ग्राफ को एम्पलीट्यूड और टाइम के साथ इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, तो पहले तो डैम्प्ड ऑसिलेशन यहां तक गया, फिर धीरे 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 कम होते 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 ये रुक गई। मतलब इसका जो कर्व है कुछ इस तरह से है, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन विजुअलाइज कर पा रहे हो अच्छे से, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का कंसेप्ट हमने यहां पे समझा है। बात करते हैं अब फोर्स्ड ऑसिलेशन की एंड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक स्पेशल केस है फोर्स्ड ऑसिलेशन का। तो पहले फोर्स्ड ऑसिलेशन को समझते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब ये हो रहा है कि एक ऑसिलेशन जिसको फोर्सफुली करवाया जा रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दूंगा, बट पहले इसके स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं कि फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब क्या कह रहा है, कि ऑल्सो नोन एज ड्रिवन ऑसिलेशन। इसका क्या मतलब होता है, रिफर्स टू ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स और इनपुट दैट कॉजेज टू ऑसिलेट। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये एक पीरियोडिक फोर्स है। मतलब कि फिर से आ गया मेरे पास सस्ता पेंडुलम, ठीक है। तो ये सस्ते पेंडुलम को अगर मैं बिना एक ही बार फोर्स अप्लाई करके ऑसिलेट करवाऊं तो ये अपने आप किसी अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है। तो सपोज करते हैं कि वो जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा। अब इसे अगर मैं एक पीरियोडिक फोर्स देता जाऊं बार बार, मतलब पीरियोडिक फोर्स मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रही है। तो ये मेरा हाथ है, सपोज मैं अपने हाथ से इसे एक पीरियोडिक फोर्स दे रहा हूं कि यहां से मैंने फोर्स दिया, एक टाइम पीरियड के बाद ये रिपीट हो रही है ये फोर्स, ठीक है। तो और इस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, पीरियोडिक फोर्स है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या है, सपोज ओमेगा डैश। तो मतलब ये पेंडुलम अब इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के जगह मेरे दिए हुए फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश से ये ऑसिलेट होने लग रही है। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को हम कहते हैं क्या, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो ओमेगा क्या है, 2 पाई न्यू, न्यू इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डैश क्या है, 2 पाई न्यू डैश, न्यू डैश क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पीरियोडिक फोर्स। तो इस पीरियोडिक फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एफ डॉट साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। ये हम इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और हम क्या जानते थे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखते थे ए साइन ओमेगा टी,
ठीक है। और अगर फाई को मैं नेग्लेक्ट करता हूं, सिंपली फाई नॉट के जगह पे ओमेगा टी ही लिखता हूं, ओमेगा डैश टी, और ये ओमेगा टी। ठीक है। अब इसकी जो डिस्प्ले, अब जो इसकी फोर्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जो सिंपल हार्मोनिक के केस में या एसएचएम के केस में हम इतनी बार लिखते आ रहे हैं, वो क्या होगी? देखो, m d2y dt स्क्वायर प्लस k y, सॉरी डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला केस, दैट इज b इंटू dy dt प्लस के वाई इक्वल्स टू क्या आएगा? जीरो हो रहा है क्या? नहीं, जीरो की नहीं है यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स है, पीरियोडिक फोर्स, दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा डैश टी। ठीक है, एफ नॉट साइन ओमेगा डैश टी, ये आ रहा है हमारे पास क्या? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन निकालो तो सोल्यूशन में क्या मिलेगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब y की एक वैल्यू मिलेगी या फिर y का एक सोल्यूशन आएगा, y इक्वल्स टू समथिंग हमारे पास आएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके एम्पलीट्यूड की, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये सोल्यूशन से ही आएगा, इसका प्रूफ मैंने किया नहीं है क्योंकि ये जरूरी नहीं है डेरिवेशन इसका। ठीक है, एम्पलीट्यूड देखो क्या आ रही है? एफ नॉट बाई रूट अंडर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो ओमेगा है ये क्या थी? ओमेगा डैश है, ये क्या थी? ये सॉरी, ये क्या है आपकी? ओके, सो ये यहां पे दिया गया है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर ये केस होता है, जो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी ओमेगा, राइट, वो अगर इसके फोर्स वाले यानी कि ओमेगा प्राइम के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। तो उस केस में देखो, अगर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डैश इक्वल्स टू ओमेगा आर, दैट इज द रेजोनेंस, ये कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन, और उस समय पे जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम कहेंगे ओमेगा आर। ठीक है, और उस केस में जो एम्पलीट्यूड आएगी वो क्या आ जाएगी? एफ नॉट बाई एम ओमेगा आर बी। ठीक है, एम ओमेगा आर बी, एंड वी कैन ऑल्सो राइट ओमेगा आर एस 2 पाई न्यू। ओके, अच्छा, फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में न्यू आर लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? When the frequency of external force matches with the natural frequency, external force की frequency natural frequency से match हो गई, तब the system resonance occurs. Okay, this leads to a significant increase in the magnitude of the oscillation and the system responds strongly to the driven force. Students, यहाँ पे हमने oscillation का चैप्टर कंप्लीट किया है। आगे इस तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। So thanks for being here and have a great day.